हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। तो आज हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 5 क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। तो इसमें हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है, पहला है हडूप, मैप रेड्यूस, वर्चुअल बॉक्स, गूगल ऐप इंजन, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फॉर गूगल ऐप इंजन, ओपन स्टैक, फेडरेशन इन द क्लाउड, फेडरेटेड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर ऑफ फेडरेशन। तो पहले हम देख लेते हैं हडूप। हडूप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने में या किसी एप्लीकेशंस को रन करने में यूज़ करते हैं। और उस एप्लीकेशन को ये रन करता है जो हार्डवेयर के क्लस्टर्स पर बने होते हैं। हडूप हेल्प्स टू प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो हडूप है उसकी मदद से हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं डेटा सेंटर्स में। इट प्रोवाइड्स मैसिव स्टोरेज फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा। जो हडूप है ये हमारे हमारे को बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मैसिव स्टोरेज होता है इसके पास, जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड एबिलिटी टू हैंडल वर्चुअल लिमिटलेस कॉन्करेंट टास्क एंड जॉब। और इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोसेसिंग पावर भी होती है, जिसके कारण ये वर्चुअली एक साथ कई सारे टास्क और जॉब्स को एक साथ ही ये वर्चुअली हैंडल कर सकता है। Hadoop provides various types of complex and evolving tools and components। जो Hadoop है उसके अंदर हमें डेटा पर वो प्रोसेसिंग करने के लिए टूल्स भी चाहिए होते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और इवॉल्विंग टूल्स भी हैं और कंपोनेंट्स में, जिसके मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए और आउटपुट ले सकते हैं एक बेस्ट वाला। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर, बट उनको एक साथ रखा जाता है क्योंकि उसको वो हडूप की फंक्शनैलिटी में एज ए काउंट होते हैं और वो पावर ऑफ हडूप शो करते हैं कि हडूप क्या कर सकता है। विद यूज ऑफ हडूप टूल्स का यूज करते हुए वी कैन इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉय टू प्रोवाइड बिग डेटा सोल्यूशन। तो हडूप की मदद से हम बहुत वो बिग डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट और उसके ऊपर हम उसके सोल्यूशन को डिप्लॉय भी कर सकते हैं इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कम से कम कॉस्ट में। तो इसमें देख लेते हैं मैप रिड्यूस और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं हडूप का, जिसकी मदद से हम बिग डेटा को मैनेज करते हैं हडूप के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ हडूप। तो इसमें क्या है, स्टोर एंड प्रोसेस यूज अमाउंट ऑफ एनी डेटा क्विकली। तो ये क्या है, हडूप अभी हमने पहले भी देखा हडूप वाले सेक्शन में कि ये बहुत ज़्यादा यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है और उनके ऊपर प्रोसेसिंग भी कर सकता है, बिग डेटा जिसे हम कहते हैं। कंप्यूटिंग पावर इसमें अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि ये बिग डेटा पर बहुत ही जल्दी काम करता है, तो कंप्यूटिंग पावर इसकी अच्छी होती है। अगला हमारा डेटा एंड एप्लीकेशन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्डवेयर फेलियर। अगर वही कभी कभार बाय चांस अगर हार्डवेयर फेलियर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा जो डेटा है और जो एप्लीकेशन है जिस पर हम रन कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर उसके बाद है, अगर सॉफ्टवेयर में अगर हमारा कोई एक नोड, कोई भी हार्डवेयर में अगर एक नोड हमारा डाउन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ऑफलाइन हो जाता है, तो वो नोड जो काम कर रहा होता है, जो जॉब वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे नोड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। वी कैन स्टोर डेटा एज वी वांट एंड डिसाइड हाउ और व्हेन टू यूज इट लेटर। तो हडूप में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जब काम करना है तो उससे पहले हमें डेटा सेंटर में या डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, हमें जितना डेटा चाहिए उतना स्टोर करके रख सकते हैं और हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उस डेटा को कैसे और कब यूज़ करना है। और ये लो कॉस्ट, यानी अभी हमने पहले भी देखा हडूप के सेक्शन में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये डेटा को प्रोसेस करता है, लो कॉस्ट होती है, स्केलेबिलिटी होती है। क्या इसमें क्या होता है कि अगर हमारे को बाई चांस प्रोसेस करने के लिए नोट्स की कमी पड़ रही है, हार्डवेयर की कमी पड़ रही है, तो हम बहुत ही ईजिली इसमें नए नोट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर इसका भी सूटेबल फॉर बिग डेटा, यहाँ पर बिग आएगा, ये गलती से डी आ गया। बिग डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि बिग डेटा पर ये बहुत इजीली काम कर सकता है। और इसमें फिर है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में भी मैंने बताया कि हम इसमें कोई भी नोड को अगर हमारे को चाहिए तो हम उसको बहुत इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अगर बिग डेटा का ग्रोथ हो रहा है तो और उसको रन करने के लिए नोड्स की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ पर नोड्स को ऐड ऑन करके इसको बहुत स्केलेबल बना सकते हैं। और फॉल्ट टॉलरेंस अभी मैंने इसमें भी बताया यूज़ में कि अगर सिस्टम बाय चांस अगर शट डाउन होता है या डाउन या ऑफलाइन शो करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो काम कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली उस काम को दूसरे सिस्टम या दूसरे नोड पर रिडायरेक्ट कर देता है, वो फॉल्ट टॉलरेंस हो जाता है। अब हम मॉड्यूल्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास
तो कितने 4 मॉड्यूल्स आते हैं, HDFS, यार्न, मैप रेड्यूस और हडूप कॉमन। तो HDFS इसमें हमारा फुल फॉर्म था क्या इसका, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये क्या करता है, इट स्टेट द फाइल विल बी, इसमें क्या होता है कि जो फाइल्स हमारी जो बिग फाइल्स होती हैं, बिग डेटा होते हैं, उनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, और उसको अलग अलग जगह जगह पर अलग अलग नोड्स में हम उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में स्टोर करवा देते हैं अलग अलग जगह में। यार्न अगला है, इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो ये क्या काम करता है, जॉब शेड्यूलिंग का काम करता है और क्लस्टर्स को मैनेज करता है, ये इसका मेन काम ये रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस ये क्या करता है, एक जावा प्रोग्राम है जो पैरेलल कंप्यूटिंग करवाने में मदद करता है हडूप की। और इसमें जो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है वो की वैल्यू पेयर में होती है, जो हम डिक्शनरी पाइथन ये सब में पढ़ते हैं, डिक्शनरी वाला उसमें की वैल्यूज आती है। तो उस पेयर में इसमें मैप रिड्यूस फंक्शन काम करता है। तो ये दो फंक्शन है हमारे मेन, मैप और रिड्यूस अलग अलग फंक्शन है। जो मैप है वो इनपुट डेटा को, डेटा का इनपुट लेता है और उसको डेटा सेट्स में कन्वर्ट करता है और उसको एज अ आउटपुट की वैल्यू की पेयर में फॉर्म करता है। और जो आउटपुट जो हमारा मैप फंक्शन का निकल कर आता है वो रिड्यूस टास्क एज ए इनपुट लेता है और हमारे को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है हडूप कॉमन। ये क्या है, ये जावा लाइब्रेरीज है जो कि हडूप को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं और इसको दूसरे मॉड्यूल्स भी हडूप के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमारा एडवांटेज ऑफ हडूप, ये क्या है, फास्ट है। अभी हमने देखा था कि ये बहुत ही जल्दी बिग डेटा के सॉल्यूशंस को क्विकली रन कर देता है, तो ये बहुत फास्ट हो गया। अगर वो टूल सेम सर्वर पर प्रेजेंट है तो स्केलेबल, मतलब न्यू नोड कैन बी एडेड। ये इसका कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम कॉस्ट में काम करता है ये एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमें डीबीएमएस में पहले डेटा को स्टोर करना है उसके बाद फिर रन करना होता है। ये इसमें नहीं है, इसमें हम पहले स्टोर कर सकते हैं या जब प्रोसेस करते करते हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये रहता है। अगला हमारा रेजिलियंट टू फेलियर। ये क्या करता है कि डेटा का रेप्लिकेट कर देता है दूसरे नेटवर्क्स पर, मतलब इसमें रेप्लिकेशन 3 बार होता है, अलग अलग नेटवर्क्स पर उस डेटा को रेप्लिकेट कर देता है, कॉपी कर देता है। अगर कोई भी एक फेल हो जाता है तो दूसरा वाला जो रेप्लिकेशन है उस डेटा का वो काम करना वहाँ से शुरू कर देता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ हडूप। तो इसमें क्या है, ये हमारा डायग्राम है जिसमें यहाँ मैप रिड्यूस लेयर होती है, एचडीएफएस लेयर होती है, उसके नीचे आता है नेम नोड, डेटा सेंटर नोड, और मैप रिड्यूस के नीचे आता है टास्क ट्रैकर और ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए जॉब ट्रैकर। टॉप वाला मास्टर स्लेव होता है, बॉटम वाला टॉप वाला मास्टर होता है, बॉटम वाला स्लेव होता है। तो अब हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। जो नेम नोड है वो एक सिंगल मास्टर सर्वर होता है जो कि HDFS क्लस्टर पर एग्जिस्ट करता है। ये ये एज ये अगर सिंगल नोड होता है, अगर ये कभी कभार, मतलब सम पॉइंट, ये एक सिंगल रीजन भी बन सकता है फेलियर का। तो ये क्या, इस नेम नोड का मेन काम होता है फाइल सिस्टम को मैनेज करना, जैसे ओपनिंग, रीनेमिंग, क्लोजिंग, अपडेटिंग फाइल, ये सब। और ये क्या करता है, ये सिंप्लीफाइज करता है सिस्टम के आर्किटेक्चर को। अगला है हमारा डेटा नोड। इसमें मल्टीपल डेटा नोड्स होते हैं और जो हर डेटा नोड होता है वो मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स को कंटेन करता है। मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स होते हैं डेटा नोड के अंदर। तो जो ब्लॉक्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं डेटा का स्टोर करने के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा रीड राइट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना फ्रॉम क्लाइंट साइड। ये परफॉर्म करता है ब्लॉक का क्रिएशन, डिलीशन एंड रेप्लिकेशन अपॉन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नेम नोड। जैसे इंस्ट्रक्शन ये नेम नोड उसको डेटा नोड को देगा, वैसे एप्लीकेशन ये परफॉर्म करता है, या तो ब्लॉक को क्रिएट करेगा, डिलीट करेगा या रेप्लिकेट करता है। अगला हमारा जॉब ट्रैकर। तो इसका रोल होता है कि ये एक्सेप्ट द मैप रिड्यूस जॉब फ्रॉम द क्लाइंट। ये मैप रिड्यूस फंक्शन या जॉब को क्लाइंट साइड से एक्सेप्ट करता है और डेटा को नेम नेम नोड के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। जो नेम नोड वहाँ पर डिफाइन करता है कि ये प्रोसेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। इन रिस्पॉन्स जो नेम नोड होता है वो मेटा डाटा को प्रोवाइड कर पाता है जॉब ट्रैकर को। अगला हमारा टास्क ट्रैकर। तो ये क्या है, एज ए स्लेव नोड काम करता है जॉब ट्रैकर के अंदर। तो इसका अगला पॉइंट है रिसीव्स टास्क एंड कोड फ्रॉम द जॉब ट्रैकर। तो इसका होता है कि ये टास्क और कोड को रिसीव करता है जॉब ट्रैकर से, और वो कोड फाइल जो इसको रिसीव होती है वो इसको अप्लाई करता है, जिसका इस पूरे जो प्रोसेस का नाम हमारा होता है मैपर। तो अब हमारा नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हडूप। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एक टेक्नोलॉजी है जो ऑन डिमांड
ऑन डिमांड एक्सेस प्रोवाइड कर पाती है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इंटरनेट की मदद से। वहीं पे हडूप है, एक फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेस करता है लार्ज डेटा सेट को। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये रिमोट सर्वर जो इंटरनेट पर होस्ट रहते हैं उसको उसका यूज़ करके डेटा का स्टोर करता है, मैनेज करता है, प्रोसेस करता है। वहीं पर जो हडूप है प्राइमरली यूज फॉर ऑन परमिस डिप्लॉयमेंट, मतलब इस पे जब यूजर चाहता है तब ये उस पर वो अपना एप्लीकेशन या जो उसने चीज़ बनाई है उस पर डिप्लॉय कर सकता है। और जो वो चीज़ डिप्लॉय करेगा, जो एप्लीकेशन वो डिप्लॉय करेगा, वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग एंड पेइंग फॉर ओनली द रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है कि ये बस उतने का ही चार्ज करता है जितना का हम कंप्यूटिंग रिसोर्स यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। वहीं पर हडूप ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग टास्क कैन स्केल हॉरिजॉन्टली। तो इसमें क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन लार्ज स्केल पर जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर, जहाँ बिग डेटा का हम प्रोसेस करते हैं, उसका आउटपुट निकालने की ट्राई करते हैं कि क्या आ सकता है, उसके ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये होता है हमारा पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना हम पे करेंगे उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बस वो रहता है कि यूज़र जितना पे करेगा उतना ही रिसोर्स वो यूज़ कर सकता है। वहीं पर हडूप में ये ऑप्शन ओपन सोर्स रहता है, मतलब फ्री रहता है। वहीं पे कॉस्ट एसोसिएटेड इसमें रहती है हार्डवेयर की मेंटेनेंस और उसके सपोर्ट की। अगला पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ऑफर्स स्टोरेज सॉल्यूशन लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज एंड डेटाबेस। क्लाउड कंप्यूटिंग में 4-5 तरीके के स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें 3 मैंने लिख रखे हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज एंड डेटाबेस। वहीं पे हडूप में ये HDFS यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा एग्जांपल आ जाएगा AWS, GCP, एज़्योर। वहीं पर हडूप का एग्जांपल अपाचे हडूप, क्लाउडेरा एंड हॉर्टनवर्क्स एक्सेट्रा। तो अब हम देख लेते हैं मैप रिड्यूस फंक्शन। ये क्या है, ये बेस्ड होता है पैरेलल प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क में। पैरेलल प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क के बेस्ड रहता है प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को प्रोसेस करता है अलग अलग सिस्टम्स से। इनिशिएट व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट इज रिसीव टू एग्जीक्यूट द मैप। और ये तब काम करता है जब कोई यूजर है, जब वो रिक्वेस्ट करता है कि मैप रिड्यूस फंक्शन को अब चलाना है। तो मैप रिड्यूस प्रोग्राम को जब वो रन करता है तब जाके मैप रिड्यूस फंक्शन अपना काम करना शुरू करता है। रिजल्ट्स आर रिटर्न बैक टू द HDFS। जब इसका रिजल्ट आता है, मैप पहले मैप फंक्शन रन होता है, फिर रिड्यूस फंक्शन रन होता है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है रिड्यूस फंक्शन के बाद, उसको HDFS में स्टोर करवा दिया जाता है। प्रोसेस एंड एनालाइज बोथ अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो क्या ये प्रोसेस और एनालाइज, वो दोनों टाइप के डेटा को ये प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड भी आ जाता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ जाते हैं। और इनको हम अलग अलग सोर्सेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इट डजंट रिक्वायर टू लोड डेटा इनटू डेटाबेस टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग। तो वही आपने अभी हडूप में भी पढ़ा कि इसमें हमें डेटा को पहले लोड करवाना नहीं पड़ता। तो सेम वही मैप रिड्यूस का भी है कि इसको हमें डेटाबेस में पहले लोड नहीं कराना पड़ता टू परफॉर्म इट्स प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग। हम प्रोसेसिंग करते करते भी इस डेटा को स्टोर करवा सकते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर दो मेन ऑपरेशन आते हैं, मैप और रिड्यूस। जो दोनों ऑपरेशन है वो पैरेलली परफॉर्म होते हैं एक साथ ही, मतलब अलग अलग जगह पर। मैप रिड्यूस फंक्शन वर्क्स ऑन मास्टर वर्किंग अप्रोच। जो मैप रिड्यूस फंक्शन है वो मास्टर वाले सेक्शन में काम करता है, मास्टर वर्किंग अप्रोच में। वहीं पे मास्टर प्रोसेस कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्टिविटी। जो मास्टर प्रोसेस होता है वो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है कि कौन सा कब होना है और किस समय उसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम फेजेस देख लेते हैं मैप रिड्यूस के। पहला तो हमारा इनपुट फेज, इसमें क्या है, इनपुट आते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा मैपिंग, उसको मैपिंग करते हैं हम की वैल्यू पेयर में। तो ये हमारी उसका आउटपुट में आ रहा है K1 V वैल्यू, K1 की फिर V, K2 की V, ऐसे करके हमारी ये वैल्यूज आ रही। फिर उसको हम कंबाइनर से कंबाइन कर देते हैं कि K1 के यहाँ जितने भी इंटरमीडिएट कीज आए तो K1 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज मैच हो रही है। तो जितने भी सेक्शन में K1 की वैल्यूज मैच होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, K2 में जिसकी मैच होगी K2 में आ जाए। मतलब K5, K6, K7 जितने तक जा सके, यहाँ पर K5 तक जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, तो K5 तक यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम रिड्यूसर फेज यूज करेंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाता है।
तो ये हमारा फेजेस होते हैं मैप रिड्यूस फंक्शन में, बहुत ईजी है। इनपुट फेज, मैप फेज, इंटरमीडिएट फेज, कंबाइनर फेज, सफल एंड शॉर्ट फेज, रिड्यूसर फेज, आउटपुट फेज। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्चुअल बॉक्स, अगला ये हमारा टॉपिक है। तो वर्चुअल बॉक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हम x86 कंप्यूटिंग, मतलब जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, जिस पर हम अभी जो आजकल के कंप्यूटर्स रन होते हैं वो x86 आर्किटेक्चर पर रन होते हैं, उसको हम वर्चुअलाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम दूसरा सिस्टम। तो जो वर्चुअल बॉक्स है वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता है जहाँ पर जो यूज़र है वो दूसरे ओएस को रन कर सकता है एक मेन ओएस के अंदर। तो वही है, वो ओएस जिसके अंदर वर्चुअल बॉक्स रन होता है उसको हम होस्ट ओएस बोलते हैं, मतलब जो मेन सिस्टम, मेन कंप्यूटर है, जो मेन लैपटॉप है, या जो मेन वर्किंग स्टेशन है, उसको हम होस्ट ओएस बोलते हैं। और उस जिस ओएस के अंदर वर्चुअल मशीन रन होती है, जिस वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस रन होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा था, जिस सिस्टम के अंदर, मतलब जो हमारा लैपटॉप है, मान लो इसमें हमने वर्चुअल मशीन डाला, इसके अंदर उस वर्चुअल मशीन में हमने मान लो लिनक्स डाल दिया, हमारे पास विंडोज़ का सिस्टम है, वर्चुअल मशीन से हमने उसमें लिनक्स डाल दी, तो जो लिनक्स है वो गेस्ट ओएस है वहाँ पर। वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एज इट्स होस्ट ओएस। जो वर्चुअल बॉक्स है उसमें तीनों ओएस सपोर्ट होते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एज इट्स होस्ट ओएस, जैसा उसका होस्ट ओएस हो रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा पास विंडो है तो हम, हमारे पास अगर मैक की फाइल आईएसओ फाइल है, लिनक्स की आईएसओ फाइल है, विंडोज़ की है, तो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। वहीं पर अगर हमारे पास लिनक्स, अगर उसके अंदर जो स्पेसिफिक वीएमवेयर का सपोर्ट या वर्चुअल मशीन का सपोर्ट रहेगा, उसके अंदर जौन जौन से ओएस सपोर्टेड है वो सारे हम उसके अंदर चला सकते हैं। वहीं पर we can configure a virtual machine where we can specify CPU को RAM disk space should used by virtual machine। तो क्या वर्चुअल बॉक्स एक हाईली कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर है जहाँ पर यूज़र, यानी जो हम है, जो यूज़र है वो खुद स्पेसिफाई कर सकता है कि उसका सीपीयू का उसको कितने कोर देने हैं, वो कितनी रैम यूज़ करे, कितना वो स्पेस यूज़ करे रोम के अंदर, डिस्क के अंदर, या एसएसडी एचडीडी कितना यूज़ करे, वो पूरा कॉन्फ़िगर कर सकता है स्टार्टिंग में। When the virtual machine is running, it can be paused and resumed later when the user wants to continue। जब वर्चुअल मशीन रन करता है ना, तो ये क्या है कि अगर हमारा काम मान लो थोड़ी देर के लिए हमें रोकना है तो हम वहाँ पर उसे पोज कर सकते हैं, और जब हमारे को उस काम को दोबारा से स्टार्ट करना है तो हम वहीं पर उस वर्चुअल मशीन को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, वो डेटा उस उतने टाइम तक सेव्ड रहता है, वहीं पर स्टॉप रहता है। अगला हमारा एल्गोरिथम ऑफ मैप रिड्यूस फंक्शन। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला एल्गोरिथम क्या है कि लार्ज डेटा सेट को वो कलेक्ट करेगा, दूसरा इटीरेशन परफॉर्म करता रहेगा डेटा के ऊपर कि की वैल्यू फेयर हमारे पास आ सके, तो वहीं पर है। तो उसके लिए ये कुछ पैटर्न्स फाइंड करेगा, जैसे वो K1 K2 ये K भी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर पैटर्न्स फाइंड हो रहे थे। तो यहीं पर पैटर्न फाइंड करेगा और आउटपुट लिस्ट को तैयार करेगा मैप फंक्शन के थ्रू, और वहीं पर आउटपुट लिस्ट को अरेंज कर देगा ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन अनेबल रहेगी कि हम आगे की प्रोसेसिंग उसमें कर सकें। वहीं पर उसके बाद हमारा क्या है कि रिजल्ट आएगा हमारा रिड्यूस फंक्शन का यूज करके उसके आगे, तो 6 पर हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं गूगल ऐप इंजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएई भी बोलते हैं। जो गूगल ऐप इंजन है वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, और ये हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की कैटेगरी के अंदर आती है। इट अलाउज डेवलपर टू बिल्ड एंड होस्ट एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या अलाउ करता है डेवलपर्स को कि वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और क्लाउड पर होस्ट कर सकते हैं। उनको किसी भी हार्डवेयर या वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐप इंजन ऑटोमेटिकली स्केल्स योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इनकमिंग ट्रैफिक एंश्योरिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो जो गूगल का ऐप इंजन है वो ऑटोमेटिकली स्केल कर देता है हमारे एप्लीकेशन को, मतलब अगर कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो उतने रिसोर्स और प्रोवाइड करवा देता है, जिससे क्या है कि हमारा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो बना रहता है, इंश्योर रहता है। सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, नोड.js, गो एंड मोर फॉर मेकिंग इट वर्सेटाइल फॉर डेवलपमेंट। तो जो गूगल ऐप इंजन है ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि पाइथन, जावा, नोड.js, गो और कई तरीके की, जिससे जो डेवलपर है वो अपने काम को और वर्सेटाइल बना सकते हैं। गूगल टेक्स केयर ऑफ सर्वर मैनेजमेंट, लोड बैलेंसिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स अलाउइंग डेवलपर टू फोकस ऑन कोडिंग। तो जो गूगल है वो खुद ही अपना मैनेज करता है कि सर्वर मैनेजमेंट कैसा होगा, लोड बैलेंसिंग कैसे रहेगी, और जो दूसरे भी फिजिकली हार्डवेयर होते हैं उन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा
ध्यान गूगल खुद रखता है, जिसमें डेवलपर को क्या रहता है कि वो बस कोडिंग पर ही अपना सीधा फोकस कर सकते हैं। GUI इज फ्री अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूजेज। जो गूगल ऐप इंजन है वो एक लिमिटेड सोर्स तक के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं लोग। डेवलपर कैन राइट code and deploy it without managing server and following a serverless computing model। तो जी वो जो हमारा गूगल ऐप इंजन है एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग मॉडल है, जिसके अंदर डेवलपर्स को कोडर्स को सर्वर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली अपना कोड राइट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिप्लॉयड टू द सर्वर, डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। यूजर्स आर बिल्ड ऑन देयर एक्चुअल यूजर। जो यूजर है उसका जो बिल है वो कैसे बनेगा कि वो कितना रिसोर्स यूज कर रहा है, मतलब कि कॉस्ट एफिशिएंट भी है साथ के साथ। तो अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ गूगल ऐप इंजन। तो इसमें पहला एडवांटेज है ऑटोमेटिक स्केलिंग। मतलब जब हमारा सर्वर पर लोड मतलब वेब ट्रैफिकिंग ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली को ये रिसोर्सेज को अलोकेट कर देता है या डी अलोकेट कर लेता है जब जिस हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो इसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग हो गई पहले। दूसरा मैनेज सर्विसेज। जो गूगल है वो खुद ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारा GUI है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो जिससे क्या है कि डेवलप ये बहुत वर्सेटाइल हो जाता है डेवलपर्स के लिए। सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ये भी हमने देखा था अभी पीछे। इसमें क्या था कि गूगल अपने सर्वर्स को डायरेक्टली खुद ही मैनेज करता है, जिससे सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी एक फॉर्म करता है। डेटा स्टोरेज आर्किटेक्चर। अब गूगल का जो ऐप इंजन है इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा गूगल ही देख रहा है, तो जो स्टोरेज का पार्ट भी डायरेक्टली गूगल ही मैनेज कर रहा है। इसमें डेवलपर को कोई दिक्कत नहीं होती, वो जितना स्टोरेज है उतना यूज कर सकता है एज पर ही पे और ही और शी पे। कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब वही है जितना रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं उतने का ही उनको यूजर को बिल मिलता है, बस उससे ज़्यादा का कुछ भी नहीं रहता। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट। अब गूगल पर अगर चीज़ें डल रही हैं तो ग्लोबली डिप्लॉय हो जाती है। कोई भी बंदा एक रीजन पे अगर डिप्लॉय हो रहा है तो दूसरे रीजन वाला भी उस चीज़ को देख सकता है। सिक्योरिटी फीचर। तो हमारा जो गूगल ऐप इंजन है उसमें सिक्योरिटी आ सकती है, इंक्रिप्शन का हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया। ये सारे तरीके के गूगल ऐप इंजन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब हमारा डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस आ सकता है कि ये स्टेबल नहीं रहता जब वेबसाइट है जो ज़्यादा भारी या बल्कि बन जाती है, मतलब साइज ज़्यादा हो जाता है वेबसाइट का, तो ये स्टेबल नहीं रहता उतना। तो इसके कारण क्या है कि खर्चा बढ़ सकता है, कॉस्ट वुड इंक्रीज। इसमें लिमिटेड रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। तो अगर एक यूज़र ने मतलब कोडर ने या प्रोग्रामर ने अगर पाइथन पर ही इन्वायरमेंट अपना बनाया है तो वो बस पाइथन में ही वहाँ पर कोड कर सकता है, वो जावा पे स्विच नहीं कर सकता। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही वो इन्वायरमेंट अपना रन कर सकता है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर। और वही है मेन, जो गूगल है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली मैनेज कर रहा है GUI में। तो इसमें क्या है कि यूज़र के पास बहुत ही कम कंट्रोल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। फाइल सिस्टम लिमिटेशन। तो इसमें भी हमारा वही है कि जो लोकल फाइल सिस्टम है वो बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि अगर बंदे ने यूज़र ने एक बार अगर फाइल पर रीड राइट कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो उसको दोबारा से राइटेबल बनाना, फाइल को दोबारा से एडिट करना थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। डिपेंडेंसी ऑन गूगल सर्विसेज। वही है GUI का सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी गूगल पे सबसे ज़्यादा कोडर करता है कि गूगल पर ही वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। जिसमें क्या है कि वो एक्सटर्नल सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकता। जो यूज़र है गूगल GUI में, गूगल ऐप इंजन में एक्सटर्नल सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकता अगर उसको ज़रूरत पड़े तो। कॉस्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। अगर एक यूज़र को एक रीजन से दूसरे रीजन में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है गूगल ऐप इंजन के थ्रू, तो उसमें वहाँ पे क्या है ज़्यादा खर्चा पड़ता है। अगर एक रीजन के अंदर सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र करना है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र करना होता है तो वो खर्चा पड़ता है वहाँ पे। अब हमारा सर्विसेज GUI की, तो डेटा स्टोर होता है। गूगल अकाउंट की सर्विसेज रहती है, तो गूगल का है तो गूगल अकाउंट तो रहेगा। URL फैचिंग होती है। जब ज़्यादातर जो वेबसाइट है वो डायरेक्ट गूगल पर ही होस्ट करी जाती है। मतलब गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम URL को फैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं URL की वेबसाइट। तो URL फैचिंग रहेगी। गूगल का अपना मेल सिस्टम है जिसके थ्रू वो मेल्स को इमेज मैनिपुलेशन हो गया, हम गूगल में JPG या PNG फाइल इमेज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं।
मेमोरी कैशे, मैम कैशे जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गूगल ऐप इंजन का, जिसके अंदर क्या है कि ये हमारे परफॉर्मेंस को बहुत ही इंक्रीज कर देता है मैम कैश की मदद से। लास्ट हमारा शेड्यूल टास्क एंड टास्क क्यूज। तो इसमें हमारा रहता है कि जो टास्क हमारा है वो हम शेड्यूल्ड कर सकते हैं कि इस टाइम पर ये टास्क होना है और इस टाइम पर ये टास्क, मतलब हम एक टास्क को टाइम एलोकेट कर सकते हैं कि जिस टाइम, जो टाइम हमने एक टास्क को दिया, जो एक टाइम हमने जॉब को दिया, वो उस टाइम पर ही रन होगा। तो उसकी क्या है, टास्क क्यू की फीचर हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है कि डिप्लॉयमेंट हम किसी भी एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट और उसका मैनेजमेंट कर सकता है कोई भी यूज़र यूजिंग इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन स्टैक जो है वो दोनों क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स को सपोर्ट करता है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों के डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। जो और ये हमारा लाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म के अंदर। इट इज़ डिजाइंड विथ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो जो ओपन स्टैक को डिज़ाइन करा गया था, ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के हिसाब से डिज़ाइन करा गया था, जिसके कारण क्या है कि हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। मतलब यूज़र चूज़ कर सकता है कि उसको किस सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना है, किस सर्विस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है बाय द सॉफ्टवेयर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच component is also up to the user and easily made through the API। जो हर जो भी components हमारे उस एप्लीकेशन में यूज़ होंगे, उसको भी यूज़र जो है कॉन्फ़िगर कर सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और उसको आसानी से उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है उसको यूजिंग API। इट सपोर्ट्स डिफरेंट हाइपरवाइजर, zen, VMware और KVM, ये सब हमारे हाइपरवाइजर्स होते हैं। तो ये तीन तरीके के हाइपरवाइजर्स को सपोर्ट करता है। zen वर्चुअल मशीन वेयर, जो VMware हो गया, और कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, KVM जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स सेवरल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी वेयर मेटल और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आ जाते हैं। तो ये इन दो तरीकों के भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है फॉर डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है नोवा, जो कि एक प्राइमरी कंप्यूटिंग इंजन रहता है ओपन स्टैक के अंदर। प्राइमरी जो कंप्यूटिंग है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो नोवा के अंदर ही होती है। शिफ्ट दूसरा, ठीक है, स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हम डेटा को, ऑब्जेक्ट और फाइल्स को स्टोर करते हैं ओपन स्टैक में। एप्लीकेशन जो बनाने के लिए यूज़ होगा, जो डेटा यूज़ होगा, वो शिफ्ट के अंदर होता है। अगला हमारा सिंडर, तो इसके अंदर ये ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट है। मतलब ये ट्रेडिशनल वे, मतलब पुराना तरीका है कि हम जिस तरीके से पुराने तरीके से फाइल एक्सेस करते थे ब्लॉक्स की फॉर्म में, वो हमारा सिंडर के अंदर होता है। अगला हमारा न्यूट्रॉन, ये नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज क्या रखता है अपनी ओपन स्टैक के लिए। फिर हमारा होराइजन, ये डैशबोर्ड है ओपन स्टैक का, कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें, कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पर शो आउट होगा, दिखेगा, वो पूरा होराइजन शो करता है। अगला हमारा की स्टोन, ये आइडेंटिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हर एलिमेंट्स और ओपन स्टैक के लिए। फिर हमारा ग्लैंस, ये इमेज सर्विस देता है ओपन स्टैक की, कि जो हमारा बन रहा है उसको हम एज प्रोटोटाइप हम देख सकते हैं कि इमेज की फॉर्म में हमारा वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, वो हमारा ग्लैंस है। अगर हमारा सेलोमीटर, तो ये टेलीमेट्री सर्विस है, मतलब बिलिंग सर्विस है। जो यूज़र इसे यूज़ करेगा ओपन स्टैक के एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर जो बिलिंग होगी, वो बिलिंग सर्विस सेलोमीटर के अंदर होती है। लास्ट हमारा हीट, ये कंपोनेंट है ओपन स्टैक का, जो कि क्लाउड एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यूज़ करने के लिए, उस चीज़ों को ये स्टोर करता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन हीट के अंदर स्टोर रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें या रिक्वायरमेंट्स है जो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए चाहिए, कम से कम वो पूरा हीट के अंदर स्टोर होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड फेडरेशन। जो क्लाउड फेडरेशन है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, यूनियनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज फ्रॉम डिस्पैरेटेड नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लाइंट थ्रू द इंटरनेट। तो मतलब ये यूनियन होता है सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म्स का, जो कि हम नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क्स प्रोवाइड करवाता है डिस्पैरेटेड फ्रॉम नेटवर्क, और जिसको क्लाइंट एक्सेस कर सकता है इंटरनेट की मदद से। क्लाउड फेडरेशन अलाउज देम टू वर्क टुगेदर शेयरिंग देयर पावर टू हेल्प द यूजर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो जो क्लाउड फेडरेशन है, वो अलाउ करता है यूजर को, जिसमें मतलब क्या है कि वो
कई मॉड्यूल्स के साथ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म के साथ एक साथ काम कर सकता है बाय शेयरिंग देयर पावर। मतलब जो एक दूसरे की खासियत है, मतलब जो सॉफ्टवेयर की खासियत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की खासियत है और जो प्लेटफॉर्म के जो एडवांटेज है, वो तीनों चीज़ें अपने आसपास रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारा आ सकता है। द फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज फैसिलिटेटेड थ्रू द नेटवर्क गेटवे that connects public or external cloud, private और internal cloud and community cloud। तो जो फेडरेशन के क्लाउड रिसोर्सेज का जो फेडरेशन है, वो कैसे रहता है कि वो नेटवर्क गेटवे बनाता है जिसमें हमारा पब्लिक और एक्सटर्नल क्लाउड कनेक्ट हो जाता है। एक्सटर्नल क्लाउड मतलब जो दूसरे क्लाउड हो जाए, जो दूसरी अलग ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक और एक्सटर्नल क्लाउड को जो कनेक्ट करते हैं वो एक हो गया। प्राइवेट और इंटरनल क्लाउड या हमारा कम्युनिटी क्लाउड जो है, तो यहाँ पर इनको कनेक्ट करने के लिए क्रिएटिंग ए हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो इन सबको कनेक्ट करके हम एक हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फेडरेशन के अंदर। दे रिलाई ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर। तो जो क्लाउड फेडरेशन है ये ज़्यादातर किस पर डिपेंडेंट रहता है? फिजिकल डेटा सेंटर्स पर। तो यहाँ पर दो अप्रोच रहती है हमारी क्लाउड फेडरेशन में, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन मॉडल और क्लेम बेस्ड मॉडल। तो अब हम देख लेते हैं जो सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन मॉडल है, ये क्या है कि टेक बाय सेवरल फेडरेशन स्टैंडर्ड। मतलब ये कई सारे फेडरल स्टैंडर्ड से उठाया गया है सेंट्रलाइज। और यहाँ पर मेन दो ऑपरेशन होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर। जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर ये हर यूज़र का एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है, और जो सर्विस है उस यूज़र को जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो सर्विस प्रोवाइडर का काम रहता है इसके अंदर। अगला है हमारा क्लेम बेस्ड मॉडल। तो क्या करता है, ये यूज़र ऑथेंटिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करता है, उसको नोटिस करता है, और वहीं पर ये रिक्वायर्स यूज़र टू प्रोवाइड क्लेम। तो यहाँ पर इसका मेन एम ये रहता है कि ये उन बंदों को, उस यूज़र को वेरीफाई करता है कि मतलब जो आंसर दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं एक बंदे की रिक्वेस्ट का, एक यूज़र की रिक्वेस्ट का, तो वो कौन है और वो क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द कंटेंट। और अगर कोई कंप्लीट ट्रांजेक्शन करनी है तो वहाँ पर भी हमारा क्लेम बेस्ड मॉडल ही यूज रहता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है लेवल ऑफ फेडरेशन। इसमें हमारा पहला है परमिसिव फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब एक सर्वर किसी कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है नेटवर्क सर्वर के ऊपर, लेकिन उस बंदे को, उस यूज़र को वेरीफाई नहीं करता कि वो किसने रिक्वेस्ट भेजी थी कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएनएस लुकअप के थ्रू हम उसकी जो सर्टिफिकेट है उसकी चेकिंग करके उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला है हमारा वेरीफाइड फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो कनेक्शन हमने एक्सेप्ट करी है, जो सर्वर ने एक्सेप्ट करी है कनेक्शन किसी यूजर से या किसी क्लाइंट से, तो उसको ये वेरीफाई करता है, उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है यहाँ पर वेरीफाइड फेडरेशन में। तीसरा हमारा इनक्रिप्टेड। तो इसमें क्या है कि जब सर्वर एक्सेप्ट करता है कनेक्शन किसी पीयर से, क्लाइंट से, तो इसमें क्या है कि ये तभी सपोर्ट कर सकता है, जो कनेक्शन है वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो जो क्लाइंट है वो जो, और जो सिस्टम है, जो पीयर है, जिसको हम पीयर भी बोलते हैं, PEER इसको पीयर बोलते हैं, वो सपोर्ट करता है टीयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को। अगर वो सपोर्ट करता है तब वो वहाँ जाके पूरा सर्वर एक्सेस कर सकता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है इनक्रिप्टेड में। और अगर वो TLS को सपोर्ट करता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायल बैक जो DNS जो है वो आइडेंटिटी को वेरीफाई करके यहाँ पर हम इंक्रिप्शन प्रोसेस को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इंक्रिप्शन प्रोसेस को कि हमारा जो कनेक्शन बिल्डअप हुआ है बिटवीन सर्वर एंड पीयर, वो हमारा इंक्रिप्टेड रहे वहाँ पर डेटा। अगला हमारा ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन। यहाँ पर है कि जो सर्वर एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को, तो इसमें क्या है कि इसको दो चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। वो जो पीयर है उसे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, और उसके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इशू कौन करेगा, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ये हमने क्रिप्टोग्राफी में भी पढ़ा था, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है। तो उसमें क्या है कि ये ऑथेंटिकेट अपने आप को ऑथेंटिकेट कर देता है सर्वर के ऊपर। ये हमारा लेवल ऑफ फेडरेशन है। अब हमारा नेक्स्ट है अप्रोचेस यूज टू मॉडल क्लाउड फेडरेशन।
तो अब हमारा इसमें पहला है सिमेंटिक्स बेस्ड। तो सिमेंटिक्स बेस्ड में क्या है, एक थ्योरेटिकल फेडरेशन मॉडल है सिमेंटिक बेस्ड, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पर बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि इसको हमारे को सिमेंटिक बेस्ड अप्रोच को बनाया गया था, जिसमें क्या था कि वो क्लाउड में जो रिसोर्स शेयरिंग एनवायरनमेंट है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकें कि जो रिसोर्सेज है वो एक दूसरे से शेयर हो सके। तो रिसोर्स शेयरिंग एनवायरनमेंट को पॉसिबल करने के लिए सिमेंटिक्स बेस्ड का अप्रोच रखा गया था। अगला है हमारा मार्केट ओरिएंटेड। तो मार्केट ओरिएंटेड में क्या है कि इसमें कंप्यूटेशन सर्विसेज, मतलब जो क्लाउड में करी जाती है कंप्यूटेशन सर्विस को इसमें प्रपोज करा गया था, जिसमें ये फोकस करता है कमर्शलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के कमर्शलाइजेशन में, जिसमें कि रिसोर्सेज को कोई भी यूजर पे एज यू गो मेथड से यूज कर सकता था मार्केट ओरिएंटेड में। इसमें हमारे पास चार अंदर कोर टर्म्स थी, जिसके अंदर पहला है क्लाउड, जहाँ पर रिसोर्सेज लोकेट रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अगला हमारा एप्लीकेशन ब्रोकर। तो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्लाइंट और फेडरेशन के बीच में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा एप्लीकेशन ब्रोकर रहता है। अगला हमारा क्लाउड कंट्रीब्यूटर, जो कि कंपोनेंट हमारा हर क्लाउड में लोकेटेड रहता है, हर क्लाउड में ये क्लाउड कोऑर्डिनेटर का कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके अंदर के डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगला हमारा कॉन्सेंट्रेटर। तो ये क्या करता है, ये मार्केट की तरह एक्ट करता है फॉर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। फिर हमारा लास्ट है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर, तो ये क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जो कि आईबीएम के द्वारा प्रपोज किया गया था और डेवलप किया गया था, जिसमें हम क्लाउड फेडरेशन इन्वायरमेंट को ऑफर करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके बाद ही हमारी ये यूनिट 5 ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।